21वीं सदी में बदल जाएंगे इंसानी जिंदगी के मानी। क्या आप सोच सकते हैं शक्कर के दाने बराबर मशीन में सिमट सकती है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी जानकारी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसी मशीन का जो आपके जिस्मानी सेल्स के अंदर दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को खत्म कर सकती है? जी हाँ, अब आपकी उम्र दराज की तमन्ना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये सदी है नैनो तकनीक की। ये है नैनो की नेमत। नाजरीन आदाब, मैं हूँ रोजी और लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद प्रोग्राम नैनो की नेमत। नाजरीन मेरा भी सलाम कबूल कीजिए। मैं हूँ डेजी, रोजी और आपके साथ। डेजी, आपको पता है कि आजकल हमारी साइंस मैगजीन्स में स्टेम सेल्स की बहुत धूम मची हुई है ना? जी हाँ, स्टेम सेल्स भी आखिर नैनो टेक्नोलॉजी की ही पैदावार है। बिल्कुल सही फरमाया डेजी आपने। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 75 किस्म की बीमारियों में इसका इस्तेमाल भी हो चुका है। जी हाँ, दरअसल 10 साल पहले डॉक्टर वेणुगोपाल ने एम्स में बीमार के बोन मैरो के स्टेम सेल्स लेकर लैब में आर्टिफिशियल सेल्स तामीर किए और दिल के बीमार सेल्स बदल दिए। और डेजी, आपकी बात सुनकर मुझे भी याद आ रहा है कि ऐसे ही एक खबर कोलकाता से भी आई थी, जहां पर एक नौजवान के जख्मी स्पाइनल कॉर्ड को इसी स्टेम सेल से ठीक किया गया था, है ना? अब तो काफी ऐसे मामले भी हैं जिनमें जख्मी कॉर्निया का इलाज किया गया है। काफी करामाती तकनीक है ये, है ना? बिल्कुल करामाती तकनीक तो है ही। और मैं आपको बताती हूँ कि स्टेम सेल्स की मदद से मसल्स की मरम्मत के अलावा अल्जाइमर, दिल की बीमारी, कैंसर और आर्थराइटिस, इन जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। तो डेजी, क्यों ना हम इस जादुई तरीका ए इलाज के बारे में अपने नाजरीन को दिखाएं? बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा आइडिया है। तो आइए इसे बारीकी से समझते हैं, क्यों? कमाल की तकनीक है स्टेम सेल। आर्टिफिशियल दिल हो सकता है तैयार। अब बनाया जा सकता है नया गुर्दा। लीवर के मरीज बदल सकते हैं लीवर। लिवर के मरीज बदल सकते हैं लिवर। दरअसल नैनो पार्टिकल्स का इन वाइवो यानी इमेजिंग और इन वाइट्रो यानी हेरिडिटरी तजज़िये में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें तरक्की करके उनका बंटवारा करके और उनको जोड़ तोड़ कर नए सेल बनाने की सलाहियत हो। इसमें सबसे पहले खून बनाने वाले सेल से इस मेडिसिन की सोच और इस्तेमाल शुरू किया गया। हड्डियों के रोगन से हासिल ये सेल्स ताजिंदगी जिस्म में खून तैयार करती है और कैंसर जैसे अमराज में इनको फिक्स कर दिए जाने से खून का पूरा निजाम फिर से दोबारा ताज़ा हो जाता है। ऐसे ही सेल्स को स्टेम सेल कहते हैं। यहाँ स्टेम का मतलब तना से नहीं बल्कि बुनियाद से है। नैनो पार्टिकल्स में बहुत तरह की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मदद करती हैं जब हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं किसी बायो मॉलिक्यूल के साथ, तो हम बायो मॉलिक्यूल और दोनों की परफॉर्मेंस को जोड़ देते हैं, जिससे ये परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाती है। नैनो पार्टिकल्स में हम यूज़ कर रहे हैं ग्राफीन को, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स को और कहना चाहेंगे जिंक ऑक्साइड पार्टिकल्स को। वैसे तो बहुत तरह के प्रकार अवेलेबल हैं, बट नैनो पार्टिकल्स की एप्लीकेशंस इतनी प्रॉमिसिंग हैं कि आप थोड़ा सा भी अगर मैनिपुलेट करें अपनी कंडीशंस और उन चीज़ों को, ये हमारे बायोमॉलिक्यूल्स की परफॉर्मेंस को, उनकी स्टेबिलिटी को एनहांस कर देते हैं। नैनो पार्टिकल्स को इस्तेमाल करना और उनकी फिल्म्स को इस्तेमाल करने से ना कि हम सिर्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस बना सकते हैं, बट उस पर और भी तरह के काम चल रहे हैं, जैसे ड्रग डिलीवरी। नैनो पार्टिकल्स को ड्रग से क्लब करना। इन नैनो पार्टिकल्स की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो
यूज़ की जा सकती हैं। ट्रांसप्लांट्स जो हम लगा रहे हैं, बोन्स की ट्रांसप्लांट्स लग रहे हैं, उस पर नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग करते हैं, तो मेडिकल फील्ड में भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। इस तरह लुत्फ़े फिट्स ग्रोथ के दौरान एक सेल एक पूरी जिंदगी को बनाने की पूरी सलाहियत रखता है, यानी अलग होने पर हर एक सेल एक पूरी जिंदगी की तामीर कर सकता है। इसके अलावा कुछ और डिवीजन के बाद ये सेल एक खास गोल की शक्ल बनाते हैं जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। लेकिन इस हालत में अलग किए गए सेल्स एक मुकम्मल जिंदगी नहीं तामीर कर सकते हैं, लिहाजा इन्हें पार्शियल कैपेबल सेल कहा जाएगा। अशंत सक्षम कोशिका अंदरूनी सेल्स कई बार डिवाइड और बिखर कर एक खास किस्म का सेल बनाते हैं जो हर एक सेल को दोबारा जिंदा करने की सलाहियत रखता है। इन्हें मल्टी कैपेबल भी कहा जाता है। ऐसे सेल्स हर एक सेल में महफूज रहते हैं और टिश्यूज में सेल्स जनरेशन और रेस्ट कवरिंग के लिहाज से अहम होते हैं। इनकी अहम मौजूदगी में जुज़वी तौर पर बासलाहियत सेल्स भी काम में लाई जा सकती है। इनका फायदा ये है कि इन्हें किसी भी तरह से टिश्यू में इंजेक्ट करने के लिए हरकत में लाया जा सकता है। क्योंकि ये फीचर से किए जाते हैं, इसलिए इन्हें फिट्स स्टेम सेल्स कहा जाता है। दिल के मरीजों और डायबिटीज के इलाज में इन नए डिवाइडेड सेल्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में भी खास तौर पर नसों को दोबारा फिक्स करने और उनकी हालत में बेहतरी लाने के लिए इम्कानात रखता है। इनसे खराब हुए बॉडी पार्ट्स की मरम्मत भी की जा सकती है। स्टेम सेल थेरेपी से डॉक्टरों को बहुत उम्मीदें हैं। मिसाल के तौर पर बेकार हुए सेल्स को बदलने में, तंदुरुस्त सेल्स को दोबारा तामीर करने में और जीन डिलीवरी के मामलों में बहुत फायदा पहुंचने वाला है। स्टेम सेल से आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स भी बनाए जा सकते हैं कि ये स्टेम सेल एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि शरीर का कोई भी ऑर्गन बना सकती हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो इनका इस्तेमाल बॉडी पार्ट्स बनाने में भी किया जा सकता है। नैनो रोबोट सेल्स लेवल पर काम करके मॉलिक्यूलर स्टेज पर मुनासिब जगह बनाते हैं और सेल्स को डेवलपिंग के अमल को कंट्रोल करते हैं। नैनो रोबोट से स्टेम सेल के स्टेरियोटॉक्सिक इम्प्लांटेशन में तरक्की होती है। जो स्टेम सेल्स होते हैं वो एक ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी के किसी भी और टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी हम जो इन स्टेम सेल्स का पोटेंशियल है इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि स्टेम सेल्स को अपना काम करने के लिए उन्हें सही जगह पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होता है। एक प्रोब्स होते हैं और नैनो टेक्नोलॉजी के डिफरेंट सेंसर्स होते हैं और टारगेटेड डिलीवरी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब हमें नैनो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकती है। अब एक बार आप नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर स्टेम सेल्स को अपनी सही जगह पहुंचा देते हैं, देन उन स्टेम सेल्स को अपना काम करने के लिए भी कुछ इंडिकेशंस, कुछ सिग्नल्स चाहिए। वो सिग्नल्स पहुंचाने के लिए उन तक नैनो टेक्नोलॉजी के नैनो पैटर्न स्कल्पचर्स यूज़ होते हैं, स्कैफोल्ड्स यूज़ होते हैं जो स्टेम सेल्स को अपना सही काम करने के लिए क्यूज़ देते हैं। फिर एक बार जब स्टेम सेल अपनी सही जगह पहुंच जाते हैं, वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो स्टेम सेल्स अपना काम करने गए थे वो वही कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। तो इस सब के लिए इमेजिंग ज़रूरी होती है, उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का एक रोल है। नैनो प्रोब्स होते हैं जो इमेजिंग कर सकते हैं। फिर एक चीज़ होती है जिन्हें बोलते हैं बायो सेंसर्स, ऐसे नैनो सेंसर्स होते हैं। ये जो स्टेम सेल्स होते हैं इनके सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं व्हाट दे वर सेंट फॉर,
तो इसलिए बायो सेंसर और नैनो सेंसर जो हम जिनकी बात करते हैं वो इस सब चीज़ों में यूज़ होता है। तो एक साथ अगर ये हो तो ये काफ़ी कुछ जो ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक इलाज इतना अच्छी तरह पॉसिबल नहीं है, उसको पॉसिबल हो सकता है इन दोनों के साथ साथ काम करने से। ऑल्दो ये अभी काफ़ी न्यू फील्ड है, इस पर काफ़ी कुछ काम चल रहा है, बट बहुत ही डेडिकेटेड रिसर्च के साथ ये एक फुल फ्लेजेड और आपको काफ़ी चीज़ों का क्योर दे सकती है इन फ्यूचर। देखिए, स्टेम सेल क्योंकि हम जानते हैं कि ये किसी भी सेल को, किसी भी टिश्यू को बना सकती है, तो जहाँ कहीं भी उसका डैमेज हुआ होता है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर किसी को मान लीजिए कोई ब्रेन की बीमारी है या कोई हार्ट का बीमारी है या जहाँ पर भी कोई भी चीज़ डैमेज हुई है, तो वहाँ पर नैनो मटेरियल की मदद से ले जाकर के स्टेम सेल्स को डिपॉजिट किया जा सकता है, जो कि अपने आप वहाँ पर रिपेयर करेंगे, वहाँ उसी तरीके के सेल्स बनाएंगी और उस टिश्यू का रीजनरेशन हो जाएगा। न्यूरोडिग्रेटिव बीमारियों के इलाज में नैनो रोबोट के अहम किरदार निभाने की उम्मीद भी की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद नैनो रोबोट इन वाइवो में और सेल्स थेरेपी में इन वाइट्रो की शक्ल में शुरुआती स्केच आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में दवा को बीमार सेल्स तक पहुंचाने के लिए आला का इजाद हुआ, जिसे हम नैनो रोबोट कहते हैं। दरअसल नैनो रोबोट नैनो कंपोजिशन होते हैं, जिनका इस्तेमाल इंसान के जिस्म के अंदर बीमारी के जरासीम से हिफाजत करने के लिए किया जाता है। इनका दायरा लगभग 0.5 से 3 माइक्रोन तक होता है। 1 माइक्रोन 10 से 6 मीटर। सबसे प्रोमिनेंट एप्लीकेशन मेडिकल में ड्रग डिलीवरी पे आता है, विच इज़ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। जब अगर हम किसी ट्यूमर या कैंसर की बात भी करें तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी से हम प्रोटीन या अलग मेडिसिन्स को डायरेक्टली जो टारगेटेड एरिया है वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उस टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के थ्रू उस प्रॉब्लम और ट्यूमर को प्रॉपर्ली किल कर सकते हैं, जिससे नैनो टेक्नोलॉजी के ड्रग डिलीवरी से बहुत ही एफिशिएंट मेथड हो जाता है और मेडिसिनल पर्पस बहुत ही इन्हांस हो जाता है। दरअसल इन नैनो रोबोट्स को बनाने में इनके साइज का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि इन नैनो रोबोटों को कैपिलरी के अंदर से गुजरना पड़ता है। इस वजह से इसका डायमीटर दायरा 3 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। खास बात यह है कि इन रोबोटों को बनाने के लिए नैनो स्केल के कलपुर्जों को तो लगाना ही होता है, लेकिन ये खास तौर पर कार्बन के हीरे या फुलरीन कंपोजिट की शक्ल में होते हैं, क्योंकि ये शक्ल केमिकल केमिस्ट्री के नजरिए से पैसिव होते हैं। जरूरत के मुताबिक हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सिलिकॉन वगैरह भी इस्तेमाल में लाए जाएंगे। इन नैनो रोबोटों को किसी खास इन्फेक्शन या किसी खास बीमारी से लड़ने के लिए जिस्म के अंदर भेजा जाता है। ये रोबोट्स को किसी शख्स के जिस्म में एक खुराक में 10 खरब भेजे जाते हैं। इनको जिस्म के अंदर किसी लिक्विड में मिलाकर इंजेक्शन के जरिए भेजा जाता है। हाँ, कुछ हालात में कुछ अरब रोबोट ही काफी होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इन रोबोट्स के जिस्म के अंदर दाखिल होने में कोई गड़बड़ी नहीं होती।
दरअसल हमारे जिस्म की डेंसिटी औसतन 1 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, जिसमें खून की डेंसिटी 5,400 स्क्वायर सेंटीमीटर और नैनो रोबोट के एक इंजेक्शन की डेंसिटी 3 स्क्वायर सेंटीमीटर से भी कम होती है। दरअसल जिस्म के अंदर रोबोट्स को कैसा काम करना है, नैनो रोबोट्स का डिजाइन इसी बात पर डिपेंड करता है। कुछ रोबोट खून की नसों में तैर सकेंगे तो कुछ में रेंगने की सलाहियत होगी। इन रोबोट्स में दवा या केमिकल होंगे जिन्हें इनको खास सेल तक पहुंचाना होगा। इस तरह 1 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले इंजेक्शन में लगभग 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर दवा हो सकती है। इंजेक्शन देने के कुछ वक्त बाद ये अरबों खरबों नैनो रोबोट उन चुने हुए सेल्स तक पहुंच जाएंगे जिन्हें दवा के जरिए ठीक किया जाना है या खत्म किया जाना है। इससे दवा की 100% डिलीवरी कामयाबी के साथ होगी। इन रोबोट्स पर लगाए गए सेंसरों से पता चलेगा कि कितनी जगह टारगेटेड जगह पर पहुंचाई जा चुकी है। इससे दवा को जरूरत से ज्यादा तकसीम होने से रोका जा सकेगा। आवाज की तरंगों के जरिए डॉक्टर इन नैनो रोबोटों को कंट्रोल कर सकेंगे और दूसरे आलों के जरिए देख भी सकेंगे कि वे अपने तक किए हुए एक मुकाम तक पहुंचे या नहीं। क्योंकि ये सांस की बीमारियों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक गोल रोबोट है। इसमें बताया जा रहा है कि 18 अरब मॉलिक्यूल हैं जो ज्यादातर कार्बन मॉलिक्यूल हैं। इसी से एक छोटा सा प्रेशर आला बनाया गया है जिसमें 9 अरब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भरे जा सकते हैं। इन्हें जिस्म के अंदर कंट्रोल्ड तरीके से छोड़ा जा सकता है। इस रोबोट की सतह पर ऐसा सिस्टम है जिससे इन गैस मॉलिक्यूल को अंदर किया जाता है या बाहर छोड़ा जा सकता है। नैनो पार्टिकल्स में बहुत तरह की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मदद करती हैं जब हम इनको इंटीग्रेट कर देते हैं किसी बायो मॉलिक्यूल के साथ, तो हम बायो मॉलिक्यूल और दोनों की परफॉर्मेंस को जोड़ देते हैं, जिससे ये परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाती है। ना कि हम सिर्फ कैंसर डिटेक्शन पे काम कर रहे हैं, हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग पर भी काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स की डिटेक्शन पे काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने बहुत जगह पढ़ा है कि पेस्टिसाइड्स का उपयोग ख़ास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज़ में बढ़ता ही जा रहा है, जिसके ऊपर कोई चेक नहीं है और उसको चेक करने के लिए हमें सैंपल लैब भेजना पड़ता है। हम ऐसी डिवाइस बनाना चाहते हैं जो लैब तक ना जाना पड़े, जहाँ पर भी आप उसका चेक करना चाहते हैं वहीं पर आप डिप करें और आपको पता लग जाए कि यहाँ पेस्टिसाइड्स की मात्रा कितनी है। ना कि एक, बल्कि एक से ज़्यादा तरह के पेस्टिसाइड्स को भी हम डिटेक्ट कर पाएँ। ऐसा अंदाजा है कि नैनो रोबोट्स किसी बीमार सेल में सीधे दवाई का टीका लगाने में कामयाब होंगे। इससे दवा सीधे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी और उसके गलत असर से दूसरे तंदुरुस्त सेल बच जाएंगे। नैनो साइंस का जो प्रयोग है वो इसी तरह हो रहा है कि जो आपको ड्रग देना है वो कैंसर सेल को, और कैंसर सेल जो होते हैं वो नॉर्मल सेल से अलग होते हैं, उनका जो गुण होते हैं वो नॉर्मल सेल से काफ़ी फ़र्क पड़ते हैं। तो उसी को इस्तेमाल करके वो जो ड्रग्स दिया जाता है उसी को एक नैनो पार्टिकल या नैनो स्ट्रक्चर में डालते हैं। फिर उसको टारगेट किया जाता है कि क्योंकि वो डाल के उसको पहले ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड का ये है कि वो एक बॉडी में एक कैनल है जो सारे बॉडी के अंदर घूमता रहता है और सारे बॉडी के सारे सेल के साथ कांटेक्ट में वो आता है। तो ये जब ड्रग जाके वो कैंसर सेल वाला हिस्से में पहुंचेगा, वहाँ ये जो नैनो पार्टिकल हमने बनाया है उसका वो कुछ विशेष गुण होता है कि वो जो कैंसर सेल के साथ वो चिपक के वहीं रह जाएगा।
फिर वहाँ वो धीरे धीरे वहाँ से वो जो कैंसर ड्रग है वो निकलेगा और वो सेल को वहाँ ख़त्म करने का कोशिश करेगा, जबकि बाकी सेल को ये इफेक्ट नहीं करेगा। खास बात यह है कि रेस्प्रोलाइट नाम के रोबोट सांस की बीमारी जैसे दमा व खांसी वगैरह से हमेशा के लिए निजात दिला देंगे। ये नैनो रोबोट हमारे खून में तैरते रहेंगे और किसी भी बीमार सेल या टिश्यू को ठीक करने में कामयाब रहेंगे। एस्मा अगर हम इसका एक नैनो मटेरियल का एक क्लाउड जैसा बनाएं, एक एरोसॉल्स बनाएं जिनको सांस की नली के द्वारा हम अगर अपने फेफड़ों में ले जाएं और वो उसको डायलेट कर सकें और दवाई को सही जगह तक पहुंचा सकें, एस्मा में भी या इवन ट्यूबरकुलोसिस में जहाँ पर टीबी का बैक्टीरिया छुपा हुआ बैठा है, वहाँ तक अगर ये नैनो मटेरियल ड्रग लोडेड जाए तो वो उस बैक्टीरिया को मार सकता है और ट्यूबरकुलोसिस ठीक कर सकता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि माइक्रो सिरिंज यानी माइक्रो सुई से भरे हुए ये रोबोट अपने साथ एक कंप्यूटर भी लेकर घूमेंगे, जो साइंसदानों को अपनी हालत और काम से बाखबर करवाते रहेंगे। ये नैनो रोबोट अपना काम खत्म करके जिस्म के बाहर खून को फिल्टर करके निकाले जा सकेंगे और फिर इस्तेमाल किए जा सकेंगे। कुछ नैनो रोबोट पूरी तरह खत्म होकर तिहारत के साथ भी बाहर निकल आएंगे। रोजी, मजा आ गया। मुझे तो ये भी याद है कि रेस्प्रासाइड नाम का रोबोट मेरी सांस की बीमारी को ना खत्म कर देगा। कमाल है डेजी, आपने तो रोबोट का नाम भी याद कर लिया। पर वैसे कमाल का है ना हमारा ये नैनो रोबोट। हाँ रोजी, पता है अब मुझे नैनो टेक्नोलॉजी और स्टेम सेल्स का कमाल अच्छी तरह समझ आ गया है। बिल्कुल डेजी, और मुझे तो उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी ये नैनो रोबोट का कमाल बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना? आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।